तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। एक स्लाइड शो कर रही हूँ, एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ मतलब स्लाइड शेयर का मतलब इन ब्रीफ में बता रही हूँ। स्टोमेटल मूवमेंट सबसे पहले ये वाली देख लो आप। मतलब दिस स्लाइड यू आर सीइंग ट्रांसपिरेशन की स्लाइड है। साक्षी यादव भी आ गई है। ट्रांसपिरेशन की स्लाइड है, तो ये मैंने बनाई है बेटा। दिस इज स्लाइड ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इंग्लिश में है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ये आपको डायग्राम दिखाया है। तो वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम द लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले क्या दिखाया, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, and then when the water is absorbed by the roots, this water travels up through the plant and water vapor lost from the leaf pores in transpiration. So transpiration में क्या दिखाया है, in transpiration water vapor is lost from the leaf pores present in the leaf. So what is transpiration? The loss of water in the vapor form from the exposed parts of a plant is called as transpiration. So the loss of water due to transpiration is quite high. तो rather, तो बेटा कौन कौन आया एक बार एडमिट कर देते हैं इनको। निकिता, अंजना, तस्लीम। तो 98 to 99% of the water absorbed by a plant is lost in transpiration. 0.2% of water is used in photosynthesis, while the remaining is retained in the plant during growth. So most of the transpiration occurs through foliar surface or surface of the leaves. It is known as foliar transpiration. So आपको ये दिखा रही हूँ बेटा, foliar transpiration जैसे अपन ने डिस्कस किया था, है ना। तो सृष्टि ये स्लाइड है बेटा, निकिता, अंजना। Transpiration occurs through young or mature stem and it is called as choline transpiration. What is choline transpiration? When the transpiration occurs through young or mature stem, it is called as choline transpiration. So depending upon the plant surface, transpiration is classified into 3 types. मैंने ब्रीफ कर दिया है। स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? वाटर वेपर डिफ्यूजेस आउट थ्रू द माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज स्ट्रोमेटा प्रेजेंट इन सॉफ्ट एरियल पार्ट of the plant, and when the water vapor diffuses out through the stromata, it is called as स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब बेटा दिखाया है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं। तो समटाइम्स द वाटर मे इवेपोरेट थ्रू सर्टेन अदर ओपनिंग्स present on the older stems. These openings are called as lenticels. So when the water is lost in the form of water vapor through the lenticels, it is called as lenticular transpiration. And this is the cuticular transpiration. The loss of water also takes place to the cuticle, but the amount so lost is small. So this type of transpiration depends upon the thickness of the cuticle and the presence or absence of wax coating on the surface of the leaves. तो आपको ये डायग्राम जो मैंने दिखाया है वो है स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन का। तो दिस इज द ट्रांसपायरिंग लीफ। एक लीफ है, पत्ती दिखाई है। द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज स्ट्रोमेटा। तो स्ट्रोमेटा किसे कहते हैं? द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज स्ट्रोमेटा। और एक अपन देखते हैं, व्हेन द स्ट्रोमेटा आर ओपन ट्रांसपिरेशन अकर्स। जब रंध्र खुले रहते हैं तो ट्रांसपिरेशन होता है। एंड व्हेन द स्ट्रोमेटा आर क्लोज, इस डायग्राम में देखना, ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स। सो दिस इज द डायग्राम व्हेन द स्ट्रोमेटा आर ओपन, जब रंध्र खुले रहते हैं। तो ये देखना, ये तो है स्ट्रोमेटल पोर, और इस स्ट्रोमेटा के दोनों तरफ क्या होती है? एक गार्ड सेल्स होती हैं। 2 गार्ड सेल्स दिखाई हैं जो ग्रीन कलर की है। इनमें गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, and then these are surrounded by the epidermal cells. So what is stromatal transpiration? ये अपन ने दिखाया है when the
water is evaporated, water in the form of water vapor is comes out from the stomata. It is called as stomatal transpiration. अब ये मैंने दिखाया है आपको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन. तो क्या बताया था, लेंटिकल्स के द्वारा, मतलब sometimes water evaporate through certain openings present on the older stem. तो आप ये देख रहे हो, these are the small openings which are present on the stem, and these openings are called as lenticels. So water evaporate through the lenticels, and when the water comes out through the lenticels, it is called as lenticular transpiration. एक मैंने बताया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो इस डायग्राम में देखना बेटा, ये तो है अपर एपिडर्मिस जो मैंने डायग्राम में दिखाई है. दिस इज द लोअर एपिडर्मिस एंड द अपर एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, जो आपको डायग्राम में दिख रही होगी. तो व्हेन द वाटर in the form of water vapor is evaporated from the cuticle, it is called as cuticular transpiration. तो ये क्यूटिकल, ये डायग्राम किसका है, लीफ का. तो लीफ पे आप जानते हो अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, एंड इन द लोअर एपिडर्मिस स्टोमेटास आर फाउंड इन द लीफ. और लीफ की जो अपर एपिडर्मिस है, डायग्राम में दिख रही है, इट इज कवर्ड बाय ए थिक क्यूटिकल. और लीफ में पैलिसेड टिश्यू पाई जाती है. लीफ में क्या पाई जाता है, मीजोफिल. तो मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड लेयर एंड स्पंजी लेयर. तो ये डायग्राम किसका है, लीफ का. तो जो मीजोफिल है लीफ में, पर्ण मध्योतक ऊतक है, वो खम्भ ऊतक व स्पंजी ऊतक में डिवाइड होता है. तो दिस मतलब दिस इज द मीजोफिल. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड लेयर एंड स्पंजी लेयर. So first of all, in brief, what are the factors affecting transpiration? कल तो बताया ही था, water stress, carbon dioxide, oxygen, hormones and light. तो water stress, whenever the rate of transpiration exceeds the rate of absorption, a water deficit is created in the plants and results in the incipient building of the leaves. The development of internal water deficit in a plant causes gradient between the guard cells and the mesophyll and epidermal cells surrounding the cells. So this water stress also helps. This water stress also affects the transpiration. अब निशिता कलाल भी आएंगे. Carbon dioxide stomatal mechanism is sensitive to carbon dioxide concentration. Stomata close in the presence of high concentration of carbon dioxide. मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अत्यधिक होती है, हाई होती है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. इसी प्रकार ऑक्सीजन है. तो दिस ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. ऑक्सीजन भी ट्रांसपिरेशन के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन जब होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रंध्र हैं, स्टोमेटास हैं, वो खुल जाते हैं, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में रंध्र स्टोमेटास बंद हो जाते हैं. सो ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्लोजेस द स्टोमेटास. इसी प्रकार में दिखाया है स्लाइड में. हार्मोन्स हैं. हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जैसे ABA मतलब एब्सिसिक एसिड causes stomatal closure. मतलब जब एब्सिसिक एसिड है जो कि हार्मोन है, तो वो क्या करता है, स्टोमेटास रंध्रों को बंद कर देता है और ट्रांसपिरेशन की गति रुक जाती है. whereas the cytokinins are essential for the intake of potassium ion. लेकिन जो साइटोकाइनेंस हार्मोन्स हैं, साइटोकाइनेंस जो हार्मोन्स हैं, वो पोटेशियम आयन के लिए इंटेक के लिए, मतलब cytokinins are essential for the intake of potassium ion, and ABA abscisic acid works only in the presence of carbon dioxide. अब ये दिखाया लाइट. तो stomata open when exposed to illumination and closed in the dark. मतलब किसी भी पत्ती के रंध्र कब खुलते हैं, जब उस पत्ती को अत्यधिक प्रकाश दिया जाता है. मतलब stomatas open when the leaf is exposed to illumination
and the stomatas close in the darkness. और रंध्र कब बंद हो जाते हैं? डार्कनेस में, अंधकार में बंद हो जाते हैं. तो in majority of the cases blue light absorbed by a special pigment system affects the opening. अब टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट करता है? When all other factors are equal, stomatal opening increases with the rise in temperature up to 25 degrees centigrade to 30 degrees centigrade. मतलब stomatal opening increases with the rise in temperature up to 25 degrees centigrade to 30 degrees centigrade and decreases at a still higher temperature. So stomatas fail to open at or near 0 degrees centigrade. In some species, high temperature of about 40 degrees centigrade causes stomatal opening instead of closing even in the dark. बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सक्यूलेंट्स हैं, उसमें क्या होता है, जब अत्यधिक तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है, मतलब जब तापमान या टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो भी स्टोमेटास खुल जाते हैं और स्टोमेटास डार्कनेस में खुल जाते हैं. कब? जब टेम्परेचर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जो रंध्र होते हैं वो डार्कनेस में भी, अंधकार में भी खुल जाते हैं. इसी प्रकार है मिनरल डेफिशिएंसी. तो विद द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द मिनरल्स such as nitrogen, phosphorus and potassium, the stomatal movements become sluggish. Different ions affect the stomatal aperture differently. अब wind क्या है? Stomata close when the leaf is exposed to high wind velocity. जब wind की, वायु की रफ्तार अत्यधिक होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. This may be due to the loss of water by the guard cells during transpiration, or the effect may be indirect through leaf temperature. अब कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस शॉर्ट में है, फिर मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. What is the significance of transpiration? It helps in the transport of minerals, in lowering of leaf temperature, optimum turgidity, and bringing water to the top of a plant. अब मैं हिंदी में एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ. ठीक है, हिंदी में एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो अभी अपन देख लेते हैं स्टोमेटा की. ठीक है, हाँ. तो कल अपन ने क्या देखा था कि स्टोमेटा का तापमान पढ़ लिया था अपन ने. कल देखा था रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे. तो स्टोमेटल मूवमेंट एज रिस्पॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, रंध्र गति कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के संदर्भ में. ठीक है, तो प्रकाश, सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइट की. तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता रंध्र गति को प्रभावित करता है. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटल मूवमेंट को नियंत्रित करती है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अधिकतर पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में ही रंध्र खुलते हैं. तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपन ने देख लिया था. अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग है बेटा स्टोमेटल मूवमेंट, ये तो पढ़ चुके. तो अपन ये वाला देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं. तो ट्रांसपिरेशन की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक को दो श्रेणियों में रखा गया है. एक तो बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और दूसरे हैं आंतरिक अथवा पादप कारक, इंटरनल फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में बाह्य कारक जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं वो है लाइट, प्रकाश, टेम्परेचर, तापमान. ठीक है, तीसरा वायुमंडलीय आर्द्रता. तो किस प्रकार से प्रकाश, लाइट, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है? तो प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिकतर पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं तथा अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं. मतलब द लाइट affects the rate of transpiration directly because in most of the plants the stomatas open in light and the stomatas close in the absence of light or the stomatas close in darkness. तो प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन दर को प्रभावित करता है,
क्योंकि अधिकतर प्लांट्स में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश पत्ती के तापमान को भी बढ़ाता है। मतलब लाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द लीफ। प्रकाश पत्ती के तापमान को भी बढ़ाता है, जो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है तापमान बढ़ने पर पर्णमध्योतक कोशिकाओं से जल का अधिक वाष्पीकरण होता है। जैसे जैसे लीफ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कह रहे हैं कि प्रकाश लीफ के तापमान को बढ़ाता है, और जब तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो लीफ की मीजोफिल सेल्स होती है, पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं, उनसे जल का अधिक वाष्पीकरण होता है। इसके अतिरिक्त उच्च प्रकाश तीव्रता हाई लाइट इंटेंसिटी प्लाज्मा कला की पारगम्यता को भी बढ़ाती है। मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस द permeability of the plasma membrane as a result of which, जिसके कारण जल आसानी से कोशिकाओं से बाह्य वातावरण में विसरित होता है। मतलब high light intensity increases the permeability of the plasma membrane, as a result of which the water from the cells gets evaporated to the external environment। तो अब है टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान ट्रांसपिरेशन दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। तो कैसे? तापमान बढ़ने पर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन रेट में वृद्धि होती है। तो आप क्या याद रखोगे? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे तापमान जैसे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक पर दोपहर के समय रंध्र आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। मतलब when the temperature is extremely high and when the temperature is about 45 degree centigrade, then the stomatas partially or wholly gets closed, है ना? ठीक है, तो इसे मिड डे क्लोजर कहते हैं। मतलब जब दोपहर के समय रंध्र आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, तो इसे मिड डे क्लोजर ऑफ स्टोमेटास कहते हैं। क्योंकि तापमान दोपहर के समय अधिक होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन की दर भी अत्यधिक कम हो जाती है, क्योंकि रंध्र जब बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाती है। और एक मत के अनुसार दोपहर में तापमान बढ़ने से कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है। मतलब according to one view, because of the increase in temperature in the afternoon, the rate of cellular respiration also increases। मतलब दोपहर में तापमान बढ़ने से कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की दर भी बढ़ जाती है और श्वसन क्रिया में विमुक्त संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो पाता है। तो मतलब श्वसन क्रिया में विमुक्त संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे पत्ती के अंतरकोशिक अवकाशों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रंध्र बंद हो जाते हैं। एक ये रह गया था बेटा अपना स्प्रे ऑफ केमिकल्स, रसायनों का छिड़काव। मतलब रसायनों के छिड़काव से पर्ण कोशिकाओं तथा क्यूटिकल की पारगम्यता प्रभावित होती है। मतलब जब हम केमिकल्स को स्प्रे करते हैं तो इससे क्यूटिकल की जो परमेबिलिटी है या लीफ सेल्स की जो परमेबिलिटी है वो भी प्रभावित होती है।
तो स्प्रे ऑफ केमिकल्स, रसायनों का छिड़काव, मतलब रसायनों के छिड़काव से पर्ण कोशिकाओं तथा क्यूटिकल की पारगम्यता भी प्रभावित होती है। जैसे बॉडियक्स या बॉडियोक्स मिश्रण के छिड़काव से पत्ती का तापमान बढ़ जाता है। जब बेटा अपन किसको स्प्रे करते हैं, मतलब एक मिक्सचर है बॉडियक्स मिक्सचर, मिश्रण के छिड़काव से जो लीफ का तापमान है, टेम्परेचर है, बढ़ जाता है और जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन रेट में वृद्धि हो जाती है। तो एंटी ट्रांसपायरेंस प्रति वाष्प उत्सर्जक पदार्थों के एंटी ट्रांसपायरेंस पदार्थों के छिड़काव से ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने देखा। एक अपन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ द विंड, वायु। तो वायु प्रवाह भी ट्रांसपिरेशन दर को, रेट को प्रभावित करता है और वायु की गति तेज होने पर ट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। जब वायु की गति मतलब वेलोसिटी तेज होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि पत्तियों के बाह्य वातावरण से वायु जल वाष्प को उड़ा ले जाती है, जिससे पत्ती के वातावरण में आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है तथा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है। इस प्रकार डीपीडी बढ़ने पर पत्ती से तेजी से जल वाष्प बाह्य वातावरण में प्रवेश करने लगती है, अर्थात ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है। अब अपन लेते हैं what are the internal factors which affect the rate of transpiration, मतलब आंतरिक कारक क्या क्या हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये कारक पादप की बाह्य तथा आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है बेटा ट्रांसपायरिंग एरिया और लीफ एरिया, पत्ती अथवा वाष्प उत्सर्जित भाग का क्षेत्रफल, ट्रांसपायरिंग एरिया और लीफ एरिया। तो ट्रांसपिरेशन रेट का सीधा संबंध ट्रांसपिरेशन करने वाले अंग के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो ट्रांसपिरेशन रेट का सीधा संबंध ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन करने वाले अंग के क्षेत्रफल मतलब एरिया के समानुपाती होता है, जिसमें पत्ती का क्षेत्रफल पुष्प, फलों व शाखीय भागों का क्षेत्रफल सम्मिलित है। तो जिसमें पत्ती का क्षेत्रफल माने एरिया, पुष्प, फ्लावर, फ्रूट व शाखीय भागों का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्ण का क्षेत्रफल होता है और जिन पौधों में पर्ण क्षेत्रफल अधिक होता है उनमें ट्रांसपिरेशन भी अधिक होता है। मतलब ऐसे कई पौधे हैं जिनमें की लीफ एरिया, पत्ती का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन भी अधिक होता है। दूसरा है रंध्र आवृत्ति, स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी। तो ये किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या रंध्र आवृत्ति कहलाती है। तो स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मतलब द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटास पर यूनिट in the leaf is called as स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी। तो पत्तियों में जितना अधिक रंध्र आवृत्ति का मान होगा, ट्रांसपिरेशन उतना ही अधिक होती है, ट्रांसपिरेशन रेट उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट है लीफ ओरिएंटेशन, पर्ण दिक् विन्यास। तो आपातित सूर्य किरणों के संदर्भ में पत्ती का विन्यास भी ट्रांसपिरेशन दर को प्रभावित करता है। यदि आपातित किरणें पत्ती के लंबवत हो, पत्ती के परपेंडिकुलर हो, तो
वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है। यदि आपतित किरणें पत्ती के लंबवत हो तो ट्रांसपिरेशन रेट अधिक होती है। इसके विपरीत यदि पत्तियों का ओरिएंटेशन दिक विन्यास आपातित विकिरण के समकोण पर हो, राइट एंगल्स पर हो, तो पत्ती का तापमान कम बढ़ता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर भी कम होती है। मतलब यदि पत्तियों का दिक विन्यास ओरिएंटेशन आपातित विकिरण के समकोण पर हो, 90 डिग्री या राइट एंगल्स पर हो, तो पत्ती का टेम्परेचर कम बढ़ता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर भी कम होती है। अब लेते हैं पत्ती की संरचना, लीफ स्ट्रक्चर। तो कुछ पौधे ट्रांसपिरेशन के प्रति अनुकूलित होते हैं। मतलब जैसे पत्तियों के छोटे आकार का होना अथवा सूच्याकार होना, जैसे कि पाइनस में, और पत्तियों का कांटों में रूपांतरित होना, जैसे कि ओपनशिया पर मोटी क्यूटिकल, और मतलब इसमें कांटों में रूपांतरित होना, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल तथा धसे हुए रंध्र पाए जाना, जैसे कि नीरियम में, तथा पत्तियों का बेलित होना ग्रास लीव्स आदि में, ये सभी ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं। तो लीफ स्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपिरेशन when the leaves are small. In pinus, the leaves are needle shaped and the leaves are small, and in opentia the leaves are modified into spines, and in nerium leaf there is the presence of thick cuticle and the stomata are sunken, and in the grass leaves the leaves are coiled. पत्तियां कैसी होती है, बेलित होती है। तो ये सब भी ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं। एक है मूल प्ररोह अनुपात, रूट शूट रेशो। तो मूल प्ररोह अनुपात कम होने पर ट्रांसपिरेशन दर भी कम होती है। मतलब जब रूट शूट रेशो अनुपात कम होता है तो ट्रांसपिरेशन दर भी कम होती है, तथा अनुपात अधिक होने पर ट्रांसपिरेशन दर भी अधिक होती है। इसलिए छोटे पादप ये उच्च मूल ओब्लिक प्ररोह अनुपात प्रति इकाई पर्ण क्षेत्र अधिक जल ह्रास करते हैं। इसलिए छोटे पादप प्रति इकाई पर्ण क्षेत्र अधिक जल ह्रास करते हैं। इसके विपरीत बड़े पादप प्रति इकाई क्षेत्र कम जल ह्रास करते हैं। मतलब जो बड़े पादप है, मतलब लार्ज प्लांट्स हैं, वो प्रति इकाई क्षेत्र कम जल ह्रास करते हैं। तो ये तो हुई फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन का महत्व। तो जल पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और पौधे द्वारा अवशोषित जल का एक बड़ा भाग 90% से अधिक वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाह्य वातावरण में निकल जाता है। इस प्रकार पौधे जल अवशोषण में ऊर्जा नष्ट करते हैं तथा अंततः उसे ट्रांसपिरेशन द्वारा बाह्य वातावरण में छोड़ देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्रिया से पादप को क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर वनस्पति वैज्ञानिकों में विवाद का विषय है। तो कुछ बॉटनिस्ट के अनुसार, कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ट्रांसपिरेशन पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक प्रक्रिया है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट के अनुसार ट्रांसपिरेशन पूर्ण रूप से हानिकारक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में। फिर अपन और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 41 हुए हैं, 45 पे क्लास होगी ना समाप्त। तो एक स्लाइड और मैं दिखा देती हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अरे वो शेयर करनी थी बेटा, ये कहाँ से हुई? हाँ, एक प्लस स्लाइड शेयर करती हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हाँ,
हाँ, कल अपन देख रहे थे factors affecting the rate of transpiration. What are the factors which affect the rate of transpiration in English? इसमें तो वो ये वाली स्लाइड नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ. What are the factors which affect the rate of transpiration? तो अपन लेते हैं, आपको spraying of the chemicals नहीं बताया था, तो एक बताए थे available soil water also affects the rate of transpiration. ठीक है, so in a dry soil, the soil solution becomes more concentrated. Therefore, there is less tendency for water to enter by osmosis. So it means there is less uptake of water by the roots. Hence, the rate of transpiration is also lowered. अब हिंदी मीडियम वालों को बता दिया internal or plant factors which affect the rate of transpiration. तो इंग्लिश में भी सुनो बेटा, transpiring area or the leaf area also affects the rate of transpiration. So transpiration is directly proportional to the transpiring surface area, which includes the surface area of the foliage, surface area of the flowers, surface of the fruits, herbaceous parts of the stem, and even the bark. हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, साक्षी यादव, ज्योति मीना, अंजलि जलवानिया, प्रिया, संध्या, हाँ सृष्टि, कोई पूछना चाह रहे हो कुछ? अंजलि जलवानिया, इशिता कलाल. तो चलो मैं बता रही हूँ, ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपायरिंग सरफेस एरिया which includes the surface area of the foliage, surface area of the flowers, fruits, herbaceous parts of the stem, and even the bark. The most important of these is the leaf area. So it is therefore reasonable to assume that the plants with large leaf area transpire more. मतलब अपन कह सकते हैं ऐसे plants जिनका leaf area ज्यादा है, they transpire more. The plants with large leaf area transpire more in comparison to the plants with small leaf area. So in grasses, corn, oleander, the leaves roll up during the period of drought in order to expose less transpiring area. Second are the stomata. As most of the transpiration occurs through the stomata, the rate of transpiration is influenced by the spacing, distribution, structural peculiarities, size of the stomatal aperture, and the periodicity of the stomatal opening. The rate of transpiration is little in crassulacean plants because the stomata are kept closed during the daytime. Matlab, the transpiration is also influenced by the spacing of the stomata, distribution of the stomata, and by the size of the stomatal aperture. These also affect the transpiration. Next, leaf structure. Leaf structure determines the rate of transpiration, means thickness of the cuticle. अपन जानते हैं लीफ के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है, तो thickness of the cuticle also affects the rate of transpiration. Number, density, and thickening of the epidermal hair also affect the rate of transpiration, and the ratio of the internal exposed surface area to the external exposed surface area of the leaf, they also affect the rate of transpiration. So surface or epidermal transpiration depends upon the degree of thickening of the cuticle. The epidermal hairs increase the thickness of the adherent stationary air. अब है leaf orientation also affects the rate of transpiration. The solar radiations cause more heating when the flat surface of the leaf lies perpendicular to the incident light. The effect is minimum when it lies parallel to it, as found in compass plants. For example, Lactuca scarola, and here the leaves lie
particle in north south direction, in north south direction. अब बताओ बेटा, अब हो गए 1:46 हो रहे हैं, तो इस मीटिंग को एंड करती हूँ. नेक्स्ट अभी 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लो वापस से.